चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि परचेज कर रहा है गुड्स फ्रॉम राहुल। कोई व्यक्ति है जो राहुल से गुड्स परचेज कर रहा है जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी है 50,000 रुपए फॉर कैश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव 3% कैश डिस्काउंट। तो इसने खरीदा जो है वो कैश में खरीदा, ये इसने क्लियरली बता दिया। जब कैश में खरीदा तो कैश डिस्काउंट इसको यहां पे पूरा का पूरा मिल गया होगा, नो डाउट। नाउ 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, 3% का कैश डिस्काउंट है। कह रहा है अमाउंट क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट विल बी। अब देखिए ये जो है ये व्यक्ति ये परचेज कर रहा है, मतलब ये बायर है। जो बायर है उसको जो डिस्काउंट मिलेगा ऑब्वियसली उसका वो फायदा है। जो फायदा है उसको वो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। मतलब कि अगर आपने देखा था कि जब डिस्काउंट का सिनेरियो होता है उस केस में परचेज की एंट्री क्या होती है, तो इसने जो भी गुड्स परचेज किया उसकी एंट्री क्या करेगा, ये करेगा परचेज अकाउंट को डेबिट टू, कैश में खरीदा है तो क्या करेगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट। और ऑब्वियसली यहां पे इसको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, पूरे पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, सामान ज्यादा मिल रहा है, पैसे कम दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन में अगर आते हैं तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, आप बोलोगे लिस्ट प्राइस 50,000 रुपए का था, 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो आपको माइनस करना पड़ेगा 20%, वो आएगा कितना 10,000, कितना बचा 40,000। अब ये जो कैलकुलेशन थी ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए था, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसके बाद माइनस कितना करना है 3% का कैश डिस्काउंट, तो 40,000 का 3% कितना आएगा 1,200 रुपए। अमाउंट कितना बनेगा 38,800। ठीक है, तो आपने जो सामान खरीदा वो कितने का खरीदा 40,000 का, लेकिन जो आपने पैसे दिए वो कितने दिए 38,800 और 1,200 रुपए का आपको क्या मिल गया डिस्काउंट, जो कि यहां क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहां पे आपको ऑप्शन में पूछा गया था कि डिस्काउंट अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, तो आंसर इज 1200। वेरी सिंपल। चलिए हमने जनरल एंट्री भी समझ लिया, बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पक्का और मजबूत करने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में चल लेते हैं, अदरवाइज तो आप सिंपली भी उसका आंसर कर पा रहे होंगे, आई होप। अगला सवाल, on selling the goods for cash of the list price 40,000 at 50% trade discount and 4% cash discount, cash account will be debited by। अब आप यहाँ पे सेल कर रहे हो और आपसे पूछ रहा है कैश अकाउंट कितने से डेबिट होगा, मतलब कितना पैसा आपको रिसीव होगा। आपने जो गुड्स सेल किया वो कैसे सेल किया है, कैश में सेल किया है, मतलब कैश डिस्काउंट यहाँ पे सामने वाले ने पूरा का पूरा अवेल कर लिया होगा, क्योंकि कैश में सेल कर रहे हो तो कैश डिस्काउंट आप उसको दे रहे हो। अब कैलकुलेशन पे आ जाते हैं कि कितना पैसा अपने को मिलेगा। तो 40,000 का गुड्स का लिस्ट प्राइस था, 15% का ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस कर दो 15%, कितना आएगा 6,000, कितना बचेगा 34,000। अब 34,000 का आपको 4% निकालना है, तो 34,000 का 4% निकालोगे और बताओ कितना आएगा, जितना आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 34,000 आप अपने रफ में कैलकुलेट करें, मैं अपने रफ में कैलकुलेट कर लेता हूं, इनटू में 4%, तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा 1360। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 340 मल्टीप्लाई बाय 4, 340 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 1,360 रुपए आ जाएगा। इसको आपको इसमें से माइनस कर देना है, तो जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आपका कितना निकलेगा, रिमेनिंग अमाउंट इज 32,640। ये वो पैसा जो आपको रिसीव होगा, मतलब कि ये सामने वाला इसकी एंट्री कैसे करेगा, कैश अकाउंट डेबिट 32,640, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1360, और जो सेल में दिखाएगा वो कितना दिखाएगा 34,000। ये वाला पार्ट तो आपका सिर्फ कैलकुलेशन में आता है और कहीं नहीं आता, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है सर। अगला सवाल, परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर ₹50,000। एक ओल्ड मशीन खरीदी आपने 50,000 रुपए की, स्पेंड 2,000 ऑन इट्स कैरेज, 2,000 रुपए आपने कैरेज में लगा दिए, एंड 10,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर, उसको इमीडिएटली रिपेयर कराना पड़ा, उसमें आपने 10,000 रुपए खर्च कर दिए। आपको बताना है कि मशीनरी अकाउंट कितने से डेबिट होगा, मतलब मशीनरी अकाउंट में आप क्या क्या जोड़ोगे। पुरानी मशीन खरीदी थी, उसमें कुछ कमियां होंगी, आप उसको अपने पास लेके आए, लाने का खर्चा 2,000 रुपए ऑब्वियसली जुड़ेगा, और उसके बाद जब लेके आए तो आपको देखा कि भैया ये चल नहीं रही है, इसके अंदर कुछ रिपेयर है जो कि इमीडिएटली रिक्वायर्ड है, इसको चलाने से पहले आपको उसको क्या कराना पड़ा, रिपेयर कराना पड़ा। तो अगेन पुट टू यूज से पहले का खर्चा है, अभी तक आपने यूज करना शुरू नहीं किया, और उससे पहले जितने भी खर्चे किए वो सारा का सारा किस में जाता है, मशीनरी अकाउंट में जाता है। तो 50,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा 52 और 62, तो 62,000 से आपका मशीनरी अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आई होप इट्स फाइन, वेरी सिंपल। ओल्ड मशीन का एग्जांपल था, नई मशीन का तो आपको पता ही है कि इंस्टॉलेशन तक, चलने तक के सारे खर्चे जोड़ते हो। ओल्ड मशीन था तो इसमें आपने कैरेज लगाया, मतलब उसको लाने का उठाई भाड़ा, और जब लेके आए तो उसको चलाने के लिए आपको कुछ इमीडिएट रिपेयर्स कराने पड़े, तो वो भी उसी का पार्ट बनता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट फॉर इनकम टैक्स 75,000 विल बी डेबिटेड टू। अब इनकम टैक्स की पेमेंट की गई है, देखो इनकम टैक्स कौन पे करेगा, प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है ना वो टैक्स पे नहीं करती, जो उसका प्रोप्राइटर है वो टैक्स पे करता है।
मतलब कि इनकम किसका है, प्रोप्राइटर का, तो टैक्स भी कौन पे करेगा, प्रोप्राइटर पे करेगा। तो टैक्स जो है वो पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। क्या माना जाता है, पर्सनल एक्सपेंस। किसका पर्सनल एक्सपेंस है, प्रोप्राइटर का। अब प्रोप्राइटर ने अगर कोई पर्सनल खर्चा पे किया है फर्म में, तो उस केस में उसकी एंट्री क्या होगी, तो फर्म से तो कुल मिला के वो टैक्स के लिए लेके जाए, चाहे जाए मर्जी के लिए लेके जाए, कुल मिला के तो वो फर्म से क्या लेके जा रहा है, पैसे। तो आप बोलोगे क्या, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। और टू क्या, कैश। मतलब कि आप जब कोई टैक्स की पेमेंट करते हो तो आप जनरली क्या बोलते हैं, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पर ये टैक्स आपका तो है ही नहीं, ये टैक्स किसका होता है, टैक्स हमेशा होता है प्रोप्राइटर का। तो आप प्रोप्राइटर के लिए जब कोई खर्चा करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो कि ये प्रोप्राइटर की क्या है, एक प्रकार से ड्रॉइंग। तो अकॉर्डिंगली ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश आपका एंट्री बन जाएगी। आपसे पूछ रहा है डेबिट क्या होगा, तो डेबिट होगा आपका ड्रॉइंग अकाउंट। कैपिटल से कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं, इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं अपने को। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। लेजर फोलियो कॉलम दैट इज एलएफ इन द जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ। जो एलएफ है उसको हम कब फिल करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जो एलएफ है उसको हम कब फिल करते हैं, जर्नलाइजिंग के वक्त फिल करते हैं क्या, बैलेंसिंग के वक्त, पोस्टिंग के वक्त, या ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त। तो जर्नलाइजिंग के टाइम में तो आप जर्नल कर रहे हो, बैलेंसिंग के टाइम में तो आप उसकी टोटलिंग कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त तो लेजर आपका ऑलरेडी बन चुका है। आप लेजर कब बनाते हो, जब आप पोस्टिंग करते हो। मतलब किसको हम बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग। पोस्टिंग जो वर्ड है वो पूरा कब होता है, जब आप उसके आगे क्या लगाते हो, लेजर। मतलब कि पोस्टिंग इटसेल्फ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। आप क्या बोलते हो, लेजर पोस्टिंग की हमने, लेजर में पोस्ट किया। कहां से पोस्ट किया, जर्नल से सारे बैलेंसेस को उठा के कहां पोस्ट किया आपने, लेजर में। तो जब आप लेजर में पोस्टिंग करते हो उस टाइम में आप जिस जिस पेज नंबर पे आप पोस्टिंग करते हो उस पेज नंबर को इस एलएफ वाले कॉलम में लिखते हुए चलते हो कि भैया ये बैलेंस इस लेजर में इस पेज नंबर पे चिपका दिया, ये बैलेंस इस लेजर के इस पेज नंबर पे चिपका दिया। तो उसकी आप नंबरिंग यहां पे करते हुए चलते हो। तो इसकी फिलिंग कब होती है, जब आप क्या करते हो, पोस्टिंग, या फिर यहां पे लेजर पोस्टिंग लिखा हो, बोथ आर सेम। ठीक है सर, आगे पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। पर्सनल अकाउंट जो है वो किससे रिलेटेड होता है, एसेट लायबिलिटी, एक्सपेंस लॉस इनकम, डेटर क्रेडिटर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति का अकाउंट। और व्यक्ति का अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि यहां पे एसेट लायबिलिटी व्यक्ति नहीं है, खर्चा मुनाफा व्यक्ति नहीं है, डेटर क्रेडिटर ये व्यक्ति हैं आपके, ये मनुष्य होंगे, किसी से लेना है किसी को देना है, बट है कौन वो एक्चुअल में, कोई या तो एंटिटी होगी या तो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, बैंक हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन वो होगा क्या, पर्सनल नेचर का ही। तो डेटर क्रेडिटर आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। रियल अकाउंट जो है वो किससे रिलेटेड माना जाता है, एसेट्स, एक्सपेंस लॉस इनकम, डेटर क्रेडिटर, या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है, रियल अकाउंट जो है वो सारे के सारे क्या आते हैं, रियल के अकाउंट क्या कवर करते हैं, आपके सारे के सारे एसेट्स को कवर करते हैं। और सेम पैटर्न में तीसरा सवाल आया, नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट लायबिलिटीज, डेटर क्रेडिटर, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉमिनल अकाउंट जो है वो आपके एक्सपेंस लॉस इनकम गेन इन सब चीजों को वो कवर करके चलता है। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल इज आर डेटर फॉर 10,000. He became insolvent and only 60 paisa in a ₹1 is received from him. The balance of 4,000 would be entered to. मतलब कह रहा है 10,000 रुपए का डेटर था हमारा गोपाल, जो कि इंसॉल्वेंट हो गया और उससे 60 पैसा इन रुपी हमें क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। मतलब 10,000 में 60 पैसा इन रुपी का मतलब क्या होता है, 60%। तो 10,000 में 60% का मतलब क्या हुआ, आपको कितना मिला है, 6,000 रुपए। तो जो नहीं मिला वो कितना नहीं मिला आपको, 4,000 रुपए यहां पे नहीं मिला है। कह रहा है जो 4,000 रुपए नहीं मिला इसको कहां एंटर करते हो, आप क्या बोलते हो, ये 4,000 रुपए का आपको फायदा हो गया कि नुकसान हो गया। तो सर ये तो नुकसान है, और ये नुकसान का नाम क्या है, इस नुकसान का नाम है बैड डेट। तो आप कहां एंटर करोगे, डेबिट करोगे डिस्काउंट अकाउंट, बिल्कुल नहीं। क्रेडिट करोगे डिस्काउंट अकाउंट, सवाल ही नहीं उठता। फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, सर ये हुआ है हमारा नुकसान, और नुकसान हुआ है तो ये बात तो पक्की है कि डेबिट होगा। क्रेडिट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो क्रेडिट लिखा है हो ही नहीं सकता, ये जो क्रेडिट लिखा है हो ही नहीं सकता, होगा तो डेबिट। अब डेबिट डिस्काउंट में जाएगा या बैड डेट में जाएगा, ऑब्वियसली बैड डेट में जाएगा। हमने चाह के डिस्काउंट नहीं दिया है तो मजबूरन डिस्काउंट देना पड़ गया, क्योंकि सामने वाला क्या हो गया, दिवालिया हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 5,000 received from Mohan whose account was written off as bad in the previous year should be credited to। मतलब कि कोई बेड डेट हो गया, उससे अब 5,000 रुपए आपको रिसीव हो रहे हैं। तो हमने देखा था जब कोई बेड डेट हो जाता है तो हमने कोई डेटर का अकाउंट तो हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। मतलब जो मोहन का अकाउंट होगा उसके अंदर हमने बैलेंस को कितना दिखा रखा है आज के टाइम पे अपने बुक्स में, जीरो। क्या मानते हुए कि सारा पैसा हमारा डूब गया। लेकिन ऐसा डूबा हुआ पैसा जब आपको मिल जाता है तो आप क्या बोलते हो कि क्या पर्सनल अकाउंट में लिखोगे, बिल्कुल भी नहीं। बेड डेट अकाउंट में तो आएगा ही नहीं, बेड डेट तो डेबिट होता है। यहां तो आपको 5,000 रुपए मिल रहे हैं, ये आपका फायदा हो रहा है इस स्टेज पे।
जिस स्टेज पे सवाल पूछा जा रहा है, इस स्टेज पे आपको फायदा है नुकसान है? इस स्टेज पे आपको फायदा हो रहा है, और फायदे जो होंगे वो हमेशा क्रेडिट होंगे, और क्रेडिट का यहां पे नाम क्या है, उस इनकम का नाम क्या है? उस इनकम का नाम है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। जो आपका लॉस हुआ वो उसमें क्या क्रेडिट करते हो? जब आपके सामानों में, गुड्स में आग लग जाती है तो क्रेडिट क्या होता है? तो आप क्या इसकी एंट्री करते थे? तो आप इसको समझें कि जब आपके गुड्स में आग लग गई तो आपका गुड्स एक तरीके से कम हो गया, गुड्स जा रहा है, और जब भी गुड्स आपका कम होता है अदर देन सेल, गुड्स आपका जब कभी भी कम होता है एनी रीजन अदर देन सेल, तो आप क्या बोलते हो? आप क्रेडिट किसको करते हो? परचेज अकाउंट को, ये बोलते हुए कि परचेज अकाउंट से आप उतना जो परचेज है वो कम किए दे रहे हो, वो कम कर दे रहे हो। तो यहां पे भी सेम कह रहा है कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर में क्रेडिट क्या होता है? तो क्रेडिट होता है आपका परचेज अकाउंट। डेबिट क्या होता है? डेबिट होता है आपका लॉस बाय फायर अकाउंट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये आपकी एंट्री होती है। सेल्स का सवाल नहीं उठता, लॉस आपका डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई सवाल नहीं उठता। ठीक है सर, चलिए अगला सवाल, गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सप्लाइड टू मैन एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द सेल्स प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5% विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट विद। चलिए जी, बहुत ही शानदार सवाल है, और इसको कराते वक्त ना आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है, जो कि अगर आपने यहां पे सीख लिया ना तो आप मान लोगे कि आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कभी दिक्कत आएगी तो इसी कॉन्सेप्ट में आती है, और वो कॉन्सेप्ट अब यहां पे हम डिटेल में क्लियर कर लेंगे 37 क्वेश्चन के अंदर भी और 38 वाले क्वेश्चन के अंदर भी। ठीक है सर, कैसे क्लियर करेंगे? तो पहले तो इस सवाल को हम समझते हैं दोबारा से। क्या कह रहा है? गुड्स कॉस्टिंग 30,000 रुपए का गुड्स था, सप्लाइड टू मोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स प्राइस। ओ माय गॉड, ये 30,000 जो है ये क्या है? ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब आपने ना ये बचपन में सीखा होगा, जब आप मैथमेटिक्स में कुछ 7th 8th क्लास में आई गेस पढ़ते होगे, तब आपने सीखा होगा कुछ रिलेशन होता है कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का, और उस रिलेशन के साथ कुछ एक गेम की जाती है, कुछ एक कैलकुलेशन की जाती है, जो कि अपने को पता होना चाहिए। तो यहां पे 30,000 रुपए जो है ये क्या है? ये आपका कॉस्ट प्राइस है। इसमें जनरली बच्चे वीक होते हैं, मैक्सिमम लोगों को ये पता भी है, बट काफी सारे बच्चे इसके अंदर वीक होते हैं, तो हम बहुत बारीकी से धीरे धीरे समझेंगे इसको। 30,000 रुपए कॉस्ट प्राइस है। आपसे कह रहा है कि बंदे ने जो बेचा है ना वो प्रॉफिट पे बेचा है 25%, लेकिन 25% का प्रॉफिट किस पे निकालूं? कह रहा है 25% जो है वो सेल्स प्राइस के ऊपर, 25% जो है वो किसके ऊपर? सेल्स प्राइस के ऊपर इसने प्रॉफिट निकाला है। अब अपने को सेल प्राइस तो पता ही नहीं, अपने को तो कॉस्ट प्राइस पता है। अब जब ये सेल प्राइस आ जाएगी तो उसमें से लेस क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट 5%, और बात खत्म, बात आपका खत्म हो जाएगी। लेकिन अब ये अमाउंट कैसे निकालूं? आपको तो पता है कॉस्ट प्राइस। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, आपको जो चीज गिवन है उसके साथ रिलेशन नहीं पता, तो आप क्या करोगे? एक बार आप इसी के जस्ट रेफरेंस के लिए अगला क्वेश्चन और पढ़ के देखो। गुड्स कॉस्टिंग 20,000, यहां पे गुड्स की कॉस्ट क्या है? 20,000 रुपए। इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। बहुत आसान है। तो कह रहा है कि कॉस्ट 20,000 है और प्रॉफिट कितना है? 20% कॉस्ट के ऊपर। तो ये कॉस्ट है, इसका 20% निकाल दो, जोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ये सिंपल हो गया। अब इस सिंपल वाले सवाल को आओ पहले सॉल्व करते हैं। कह रहा है कॉस्टिंग कितनी थी? 20,000 रुपए। ठीक है सर, 20% क्या जोड़ना है इस पे? प्रॉफिट। तो 20% आप इसमें क्या ऐड करोगे? प्रॉफिट। 20% कितना आएगा? 4,000 रुपए। लिस्ट प्राइस कितनी हो गई? 24,000 रुपए। एंड ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द रेट 10%। ट्रेड डिस्काउंट कितना अलाउ किया गया है? 10%। तो इसका 10% माइनस करोगे कितना? 10% माइनस कर देंगे 2400, कितना आएगा? 21,600। एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑल्सो अलाउड। कह रहा है कैश डिस्काउंट जो है 10% का और दिया गया है, लेकिन आगे हाफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल। अब ये कुछ एक अलग लेवल पे चला गया, जिसके अंदर पेमेंट की बाइफर्केशन की बात कर रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल। कह रहा है कि सेल के टाइम में कैश कितना रिसीव हुआ ये बताओ। तो देखो, कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब कैश मिलता है, सीधी सी बात। कैश डिस्काउंट कब देंगे? जब अपने को कैश मिलेगा। अब यहां पे कह रहा है, यहां पे फुल पेमेंट की बात नहीं की थी। कह रहा है कैश डिस्काउंट हमने 10% का दिया है, जितना कैश दोगे उसका 10% डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन फुल पेमेंट दोगे तभी डिस्काउंट देंगे, ऐसी बात यहां पे नहीं कह रहा जो हमने पीछे पढ़ी थी। ओके सर, आधा पेमेंट जो है वो कह रहा है कि कब मिल गया? सेल के वक्त ही मिल गया, और आधा पैसा नहीं मिला। तो आपने 24,000 का माल 2400 का डिस्काउंट काटते हुए 21,600 का बेचा। 21,600 का जब बेचा तो इसमें से क्या कहा जा रहा है कि 50% आपको तुरंत दे दिया। 50% जब तुरंत देंगे तो इसका 50% कितना होगा? इसका 50% होगा 10,800, और बाकी 50% जो है वो ऑब्वियसली बात है उसने उस वक्त में नहीं दिया होगा, वो कितना है? 10,800। अब ये जो 10,800 आपको कैश में दिख रहा है, जैसे ही उसने 10,000 कैश दिया होगा 10,800 रुपए, तो सामने वाले ने क्या मांगा होगा कि लो भाई डिस्काउंट दो। क्या दो? हमें डिस्काउंट दो, क्योंकि तुम हम कैश में इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं। डिस्काउंट आपको कितना देना पड़ेगा? 10%। 10
1800 का जब आप 10% निकालोगे तो वेरी सिंपल कितना आएगा 1080। मतलब कि 10,800 जब आपको कैश देने गया तो उसने क्या बोला कि भैया 1080 नहीं दूंगा, ये तो डिस्काउंट है, तो देगा कितना, तो आप 10,800 में से माइनस करोगे कितना 1080, तो आपका कितना आएगा 9720, इतना उसने पैसा दिया। और बाकी ये 10,800 जो है बाकी का 50% ये उसने नहीं दिया है, मतलब इतने का आपका क्या बन गया, डेटर बन गया। ये पैसे वो भविष्य में आपको कभी देगा। ये पूरी ट्रांजैक्शन की कैलकुलेशन थी। आई होप आपको समझ में आया है। फिर से रिपीट करते हैं एक बार। 20,000 रुपए का आपने सामान बेचा, वो उसकी कॉस्टिंग थी। प्रॉफिट भी आपको 20% जोड़ने के लिए कह रहा है, 20% का आपने प्रॉफिट जोड़ा। ये जो आया ये था इसका कॉस्ट प्राइस। ये जो आया 24,000 रुपए ये हुआ इसका सेलिंग प्राइस, इसको आप कह सकते हो लिस्ट प्राइस, इसको आप कह सकते हो कैटलॉग प्राइस। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, सीपी में शॉर्टकट लगेगा आपको। इट इज व्हाट, कैटलॉग प्राइस भी कह सकते हैं, लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक है सर। इसके बाद इसमें ट्रेड डिस्काउंट का आपने वादा किया कितना 10%, वो आपने माइनस किया। ट्रेड डिस्काउंट जब माइनस कर देते हैं तो यहां तक का जो पार्ट था दिस इज जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस। क्या इसको हम रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। क्या कैलकुलेट करते हैं? यस, हमने कर लिया। अब 21,600 आपने बेचा है और उसमें से आपको कह रहा है आधा पैसा तुरंत मिल गया, आधा पैसा नहीं मिला। आधा जो मिल जाएगा 50%, आधा जो नहीं मिला बाकी का 50%। तो बाकी का 50% 10,800 आपका डेटर बन गया, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। फिलहाल 10,800 जो मिला है वो भी 10,800 पूरा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपको कैश डिस्काउंट देना था कितना 10%। तो इस 10,800 का आपने 10% माइनस कर दिया और बाकी जो है 9720 ये आपको कैश मिल गया। इसके अगर मैं आपको जर्नल एंट्री करने बोलूं तो बताओ क्या करोगे? बहुत ही मस्त एंट्री है, ये आगे आपको देखने को भी मिलेगी। बट फिलहाल अगर इसके आपको जर्नल एंट्री करने बोलूं तो आप क्या बोलोगे? आपने सेल किया है ना, तो सेल किया तो आपको क्या मिला है? आपको पैसा मिला है, कैश अकाउंट डेबिट। क्या सारा मिल गया? नहीं, कुछ डिस्काउंट देना पड़ा। तो आप क्या बोलोगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। शॉर्ट में मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं क्योंकि अभी हमें ये सॉल्व नहीं करना था, हमें तो कैलकुलेशन करना था, हम कर चुके हैं। इसने पूछा था कितना पैसा मिला है 9720, ये आपका ए जो है करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, एडिशनली कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो पैसा नहीं मिला वो आपको भविष्य में मिलेगा। जो भविष्य में पैसा मिलेगा उसके लिए हम उसका पार्टी का नाम लिखते हैं। क्या नाम पता है अपने को कहीं पे? नहीं सर, नाम नहीं पता। तो आप क्या लिख सकते हो उस केस में? डेटर अकाउंट। आप क्या लिखोगे? डेटर अकाउंट डेबिट। ये 3 टुकड़े हो गए। आधा का हिसाब ये रहा जिसमें से कुछ पैसा मिल गया 90%, 10% का डिस्काउंट दे दिया, और आधा पैसा जो है वो आपको भविष्य में मिलेगा। और 2 आपने किया क्या है? आपने किया है सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल कितने की हुई सर? 21,600। तो सेल अकाउंट में कितना आएगा? 21,600। कैश कितना मिल गया सर? 9720। कितने का हमें डिस्काउंट दिया, कितने का नुकसान हुआ है अपने को? 1080। और कितना पैसा भविष्य में मिलेगा जो डेटर में लिखना है? 10,800। इस तरीके से आपके इस सवाल की ये एंट्री पूरी हो गई और ये तो हमने पहले निकाल लिया ही था। आई होप इट इज वेरी सिंपल, वेरी कॉन्सेप्चुअल और थोड़ी सी मैथमेटिक्स के साथ आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा ना। अब हमारा शुरुआत इससे नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी 37 से। इसमें क्या बात कह रहा है? कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सप्लाइड टू मोहन एट अ प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स प्राइस। कॉस्ट प्राइस पता तो हमने सीधा सीधा 20,000 का 20% जोड़ दिया। यहां कह रहा है सेल्स प्राइस पे सेल्स प्राइस अपने को पता ही नहीं है, क्या करें? उसके बाद तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आसान है। बट यहां शुरुआत कैसे करेंगे? तो आपको 30,000 जब कॉस्ट प्राइस पता होती है तो आप क्या करते हो? आपको प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सेल प्राइस आपको पता नहीं, आप एज्यूम करते हो सेल प्राइस कितना 100। अगर सेल प्राइस 100 होता तो प्रॉफिट कितना होता सर? प्रॉफिट होता 25, क्योंकि 25% निकालते हैं तो 100 का 25% कितना आता? 25। अब अगर सेल प्राइस 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 75। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 75। अब आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पता है तो क्या आप प्रॉफिट निकाल सकते हो? बिल्कुल। कॉस्ट प्राइस जो है वो अगर 75 है तो प्रॉफिट 25 कितना? मतलब कि मोटा मोटा इसका रिलेशन बन गया कि ये इसका 1/4 था, दैट इज 25%। ये इसका कितना होगा? 1/3। आप इस 1/4 को समझ सकते हो तो इसके हिसाब से सॉल्व कर लो। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट प्राइस 75 है, 75 से डिवाइड कर दो, और प्रॉफिट निकालना है 25 तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। अल्टीमेटली दिस इज व्हाट? 1/3। दिस इज व्हाट? 1/3। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए। अब काम सिंपल हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना? 30,000। प्रॉफिट कितना पता लगा? 10,000। तो सेलिंग प्राइस कितना पता लग गया? 40,000। अब इसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस करना है? 5%। तो 40,000 का 5% कितना आएगा? 2,000। ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। तो आपकी वैल्यू कितना निकल के आ गई? 38,000 रुपए। ये सिर्फ कैलकुलेशन था। प्रॉफिट और ट्रेड डिस्काउंट ये सारी चीजें कहां आती है? कैलकुलेशन में आती है, रिकॉर्डिंग में नहीं आती। मतलब आपने अल्टीमेटली 38,000 रुपए का माल जो है वो सेल किया है। आपसे कह रहा है कि ये करने के बाद आपका सेल अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा। जब सेल करेंगे तो सेल अकाउंट क्रेडिट ही होता है। क्या एंट्री करते हो आप? तो यहां पे कैश डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, तो आप क्या बोलोगे कि भैया मैंने इतने का सेल किया, जिसको भी सेल किया उसका नाम,
गुड्स कॉस्टिंग दिस सप्लाइड टू मोहन, तो आपको मोहन पता है तो आप डेटर ना लिखें चलेगा, आप क्या लिख सकते हैं सीधा सीधा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से 38,000। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा गया था कि सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से 38,000, बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज ऑल्सो इजी। ये बेसिक मैथमेटिक्स है और बेसिक कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का रिलेशन है जो कि आपने बचपन में अपने मैथमेटिक्स के अंदर सीखा हुआ है, बट इसको यूज करने को आपको कई जगहों पे दिखाई देगा। मैंने उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गया, वेल एंड गुड। नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे और सवाल आएंगे तब हम इसको दोबारा से सीखेंगे। आइए, पेड टू राहुल ऑन बिहाफ ऑफ संजय 12,000 विल बी डेबिटेड टू, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि हमने एक व्यक्ति को, किसको, राहुल को पेमेंट करी है, किसके बिहाफ पे, संजय के बिहाफ पे 12,000 रुपए, तो हम डेबिट किसको करेंगे। तो आपके मन में बस यहां सीधा सा सवाल यह है कि डेबिट राहुल होगा या डेबिट संजय होगा। तो आप यह ध्यान रखें कि हमें देना किसको था, हमें पैसे देने किसको थे, जिसको हमें पैसे देने होंगे हमारे बुक्स में लाइबिलिटी में किसका नाम आ रहा है, हमें किसको पैसे चुकाने, जिसको चुकाने होंगे लाइबिलिटी में उसी का नाम आ रहा होगा। तो हमें पैसे किसको चुकाने थे, संजय को। हमने पेमेंट करा है राहुल को, वो अलग बात है, किसके बिहाफ पे करा है, संजय के बिहाफ पे, मतलब अल्टीमेटली मेरे को लाइबिलिटी के अंदर संजय को 12,000 रुपए देने थे। अब जब संजय को 12,000 रुपए देने थे, अब मैं राहुल को दूं, सोहन को दूं, महेश को दूं, उसके किसी नौकर को दूं, उसके किसी ड्राइवर को दूं, उसके किसी चपरासी को दे दूं, ऑल आर इममटेरियल, इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी में 12,000 रुपए जो है वो संजय के नाम से लिखा हुआ है। तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरे को डेबिट भी किसको करना पड़ेगा, संजय को। क्यों, क्योंकि मेरे पास हिसाब संजय का ही है। अगर मैं राहुल को डेबिट कर दूंगा तो ये लाइबिलिटी तो ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी, लाइबिलिटी तो मेरा सेटल ही नहीं हो पाएगा। लाइबिलिटी सेटल करने के लिए मुझे वही अकाउंट यूज करना पड़ेगा जिस अकाउंट से वो लाइबिलिटी बनाई गई थी, और वो कौन सा अकाउंट है, वो संजय का अकाउंट है जिसके बिहाफ पे हम पेमेंट कर रहे हैं। तो संजय अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पे पेमेंट होगी कितनी, 12,000 रुपए। तो आपसे कहा गया है कि डेबिट किसको किया जाएगा, तो आप डेबिट किसको करोगे, संजय अकाउंट को, राहुल को नहीं करोगे। ड्राइंग और कैश का तो सवाल ही नहीं उठता, कैश क्योंकि क्रेडिट होगा, यहां पे पैसा जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो द इंटरेस्टिंग वन। नाउ सोल्ड गुड्स वर्थ लिस्ट प्राइस 80,000, लिस्ट प्राइस 8,000 रुपए, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, 25% रिसीव हो गया एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, ओनली द अमाउंट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट विल बी। आपको बताना है कि पोस्टिंग डिस्काउंट अकाउंट की कितने की होगी। पोस्टिंग की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कौन सा डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की तो हम पोस्टिंग करते ही नहीं है, बस कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं। ठीक है सर, तो ये वैसे ही सेम टू सेम है जैसे हमने पीछे एक प्रैक्टिस किया था जिसके अंदर आपको कुछ पार्ट में पैसे मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। तो आप कैलकुलेशन कैसे करते हो इस सिचुएशन में, 8,000 रुपए का लिस्ट प्राइस है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 800 रुपए, कितना आएगा, 7,200 रुपए। अब इसमें से हम 2% का कैश डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि कैश डिस्काउंट उतने पे ही मिलेगा जितना कैश मिला, और क्या कह रहा है, 25% रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन ओनली, तो इसका सिर्फ 25% ही रिसीव हुआ है। तो 7,200 का आपको 25% रिसीव हो गया, 75% रिसीव नहीं हुआ है। तो 7,200 का जब आपको 25% रिसीव होगा तो वो कितना फिगर आएगा, वो आएगा 1,800 रुपए। 1,800 आपको मिल गए, कितना नहीं मिला सर, जो आपको नहीं मिला वो कितना है, वो है 5,400 रुपए, इसका बैलेंस 75%। अब जो आपको मिला है तो आप डिस्काउंट भी इसी पे दोगे, तो इस 1,800 रुपए पे आपको कितना डिस्काउंट देना है, 2% का कैश डिस्काउंट है। तो 1,800 का आप 2% निकालोगे कितना आएगा, सिंपल 36 रुपीज। 1,800 का 2% कितना आएगा, 36 रुपए। आपको कैश कितना मिलेगा, तो 1,800 में से आपको 36 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, आपको जो कैश मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1,764 रुपए। ठीक है, ये पूरी ट्रांजैक्शन की कैलकुलेशन हो गई। इसमें से ये वाला पार्ट हम दिखाते नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट का पार्ट होता है जिसको सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है बट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आपसे पूछा था डिस्काउंट अकाउंट में कितना पोस्ट करेंगे, वो आप बता सकते हो 36 रुपीज। डिस्काउंट यहां पे दिया जा रहा है क्योंकि आप सेल कर रहे हो, तो इसलिए आपका ये नुकसान है, और नुकसान है तो ये कहां आएगा, डेबिट में आएगा। तो क्रेडिट वाले तो ऑप्शन ही खत्म है। डेबिट के अंदर 144 से 36, तो ऑब्वियसली बात है आपका आंसर जो है वो क्या है, 36। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। इसकी जनरल एंट्री अगर पास करनी हो तो कैसे करोगे, तो आपको भी मैंने पीछे दिखाया था कि कैश कितना मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आप डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितना पैसा आपको भविष्य में मिलेगा तो कितना मिलेगा वो हमें पता है, नाम पता है क्या, सवाल में देखो नाम नहीं पता तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा डेटर अकाउंट डेबिट, और टू सब मिला के क्या हो गया आपका सेल्स।
कैश कितना मिल गया आपको 1764, कितना डिस्काउंट हो गया 36, कितना भविष्य में मिलेगा 5400 75%, और टोटल जो आपकी सेल हुई है वो कितनी की हुई है 7200 की, ये वाला अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री भी पास कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस पेड फ्रॉम अकाउंट ऑन कैश विल। आपने प्रोप्राइटर के घर का रेंट पे किया है। ओ भाई साहब, जो प्रोप्राइटर का घर है उसके घर का आप रेंट पे कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा? आपने अपने ऑफिस के कैश से अपने प्रोप्राइटर के घर का रेंट पे किया, तो डिक्रीज होगा प्रॉफिट, इंक्रीज होगा प्रॉफिट, रिड्यूस होगा कैपिटल या रिड्यूस होगा कैश एज वेल एज कैपिटल। तो जब आप किसी प्रोप्राइटर का कोई पर्सनल एक्सपेंस पे करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है सर, ये तो पता है। अब क्या प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है? प्रॉफिट का तो सर ऐसा कुछ डायरेक्ट रोल नहीं दिख रहा। क्या इंक्रीज हो रहा है? कोई रोल नहीं दिख रहा सर। क्या कैपिटल रिड्यूस हो रहा है? हाँ सर, ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि कैपिटल कम करना है, मतलब ड्राइंग अल्टीमेटली क्या होती है? कैपिटल से ही माइनस होती है, ये तो दिख रहा है सर। चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं, इसमें कह रहा है रिड्यूस द कैश एज वेल एज कैपिटल। क्या कैश और कैपिटल दोनों कम हो रहा है? बिल्कुल सर, ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम, और कैश तो आपका जा ही रहा है, कैश की तो आप पेमेंट कर ही रहे हो, तो कैश तो आपको डायरेक्टली दिख ही रहा है कि कम हो रहा है। तो आपका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी। डी इज योर करेक्ट आंसर एज पर द सिचुएशन। नाउ अगला सवाल, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर द सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग 5000। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग आपसे एंट्री पूछ ली गई केवीएस 2021 के अंदर। आउटस्टैंडिंग सैलरी की सर एंट्री क्या होती है? तो आपको एंट्री पता होनी चाहिए सैलरी की। सैलरी की एंट्री सर क्या होती है? सैलरी की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर सैलरी पे करते, पे नहीं किया सर, आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, उधार है, भविष्य में पे किया जाएगा, तो सैलरी तो है ही, खर्चा तो आपका था ही, तो खर्चा अकाउंट डेबिट होगा ही होगा। कैश अकाउंट की जगह पे क्या आ जाता है सर? इसकी जगह पे आ जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, क्योंकि ये आपकी एक लाइबिलिटी बन जाएगी, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये हम पीछे सीख चुके हैं डिटेल में। चुन लो इसमें से कौन सा वाला चुनोगे आप। तो अमाउंट है 5000, अमाउंट है 5000, ऑप्शन सारे दिए हैं आपको 5500 के। तो इस अकाउंट से आप कह सकते हो नन ऑफ द अबव। आप क्या बोल सकते हो कि क्या आपका जवाब हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से नन ऑफ द अबव कह सकते हो, बट दिस इज माय टाइपिंग एरर, मेरी तरफ से टाइपिंग एरर है। आपका ये जो अमाउंट है ये कितना है? 5500 ही है। और अगर ये अमाउंट ठीक होता तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाता? बी। जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ आ जाए कि 5000 और 5500 दिया हो तो आप नन ऑफ द अबव भी कह सकते हो। आप फिलहाल जो क्वेश्चन की सिचुएशन है उस हालात में आपका जो आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव ही होगा। आइए सर आगे बढ़ते हैं। 43 अमाउंट ड्यू फ्रॉम रॉकी, जो कि एक डेटर है 50,000 रुपए, एंड रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हिम इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 2%, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है रॉकी भाई साहब से 50,000 रुपए लेने थे, इन्होंने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए आए, ये आए बोले भाई साहब हिसाब करो मेरा, आज तुम हिसाब कर ही दो। हमने कहा चलो जी हिसाब कर देते हैं। वो कहता बताओ अभी के अभी तुमको पैसे दूंगा, कितना डिस्काउंट दोगे? तो हमने कहा ऐसा है ना, तुम हो बड़े घटिया इंसान, पैसे लिए बैठे थे हमारे कई सालों से, आज तुम आए हो तो लाओ सारे पैसे दे जाओ, तुमको हम 2% का डिस्काउंट भी दे देंगे। ठीक है सर। तो 50,000 में जब 2% का आप डिस्काउंट दोगे तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि 50,000 की फिगर थी, इसका 2% निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 1,000 रुपए। मतलब जो आपको पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 49,000 रुपीज। जो आपको पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 49,000। ठीक है सर। अब 49,000 आपको रिसीव हो रहा है, उसकी आप एंट्री क्या करोगे? आपको पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और ये आपको चेक के थ्रू दे रहा है इसलिए आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा। पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ये आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपका फायदा है कि नुकसान है? आपका नुकसान है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, इतना पैसा कम मिलेगा। टू में कौन आएगा? तो आपको ये किससे पैसे लेने थे? रॉकी से। ऑलरेडी डेटर है बट क्या इसका नाम पता है? बिल्कुल सर इसका नाम पता है। जब नाम पता होता है तो हम क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं, क्योंकि हमारे बुक्स में भी क्या लिखा होगा? इसका नाम ही लिखा हुआ होगा। तो 50,000 का इसका अकाउंट है जो सेटल कर दिया हमने, कितने में? 49,000 में, और 1,000 रुपए का आपको क्या हो गया? नुकसान, जो कि जाएगा कहां पे? डिस्काउंट अलाउड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एंटर करेंगे, इसकी नरेशन आप इजिली लिख दोगे। नाउ छांटो जरा इसमें से कौन सा वाला आंसर आपका ठीक है। तो आपका सी आई गेस मुझे करेक्ट दिख रहा है, ऑल्दो हमने डी तक पहुंचे नहीं है, बट आपका सी जो है वो करेक्ट जवाब दिख रहा है। डी जो है वो क्या है? नहीं, रॉकी डेबिट तो होगा ही नहीं, अल्टीमेटली पैसा मिल रहा है तो बैंक डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, टू रॉकी आएगा। ये दोनों एंट्री ठीक थी, बट इसके अंदर अमाउंट गलत है आपका, 49,000, 1,000 और 50,000। तो आपका ये वाला जो सी है वो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है सर, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर 44, ए सेल्स गुड्स टू बी
ए ने बी को गुड्स बेचा, कॉस्टिंग है 1 लाख रुपए एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% अबव कॉस्ट। इजी है, 10% कॉस्ट को पर लगाना है और कॉस्टिंग आपको पता है, कोई एजम्पशन नहीं, कोई आपको अलग से कैलकुलेशन नहीं। लेस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट और फर्दर 5% माइनस करना है कैश डिस्काउंट का अगर पेमेंट हो जाती है विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे, तो उस केस में आप क्या करोगे, 5% का कैश डिस्काउंट भी दे दोगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री वुड करेक्टली रिकॉर्ड द सेल इन द बुक्स ऑफ ए इफ बी मेक्स दी पेमेंट विद इन 15 डेज। कह रहा है बी ने पेमेंट जो है 15 दिन के अंदर दे दी, तो इनमें से कौन सी एंट्री जो है वो ठीक है। तो आओ पहले तो एंट्री के लिए हम अपनी कैलकुलेशन तो कर लें। कैसे करेंगे, कॉस्टिंग है 1 लाख रुपए, 10% का प्रॉफिट जोड़ोगे कितना आएगा, 10,000 रुपए, वैल्यू कितनी हो गई, 1,10,000 रुपए। 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, कितना आएगा, 11,000 रुपए। ध्यान देना, कभी भी 10% जोड़ना है 10% घटाना है, तो ऐसा ना करना कि आप बोलो साहब 10 ही जोड़ना था 10 ही घटाना था, छोड़ना, कुछ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। 10 जोड़ते हैं तो ये 1 लाख के ऊपर जोड़ा, जब घटाया तो 1,10,000 रुपए घटा, तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया, अब यहाँ पे ये माइनस है, ये प्रॉफिट जोड़ा था आपने, ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 99,000। अब इसके बाद आ रही कैश डिस्काउंट की बात, जो कि उसने कहा था 15 दिन के अंदर देने वाली बात, तो 15 दिन के अंदर उसने दे दिया है। तो 15 दिन के अंदर अगर उसने दे दिया तो उस केस में क्या होगा, आपका 99,000 के ऊपर आपको उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितना, 5%, जो कि कितना आएगा, 4950। अब अगर 99,000 पे 4950 का डिस्काउंट है तो आपको यहां पे पैसा कितना मिलेगा, आपको पैसा कितना मिलेगा, तो आप 99,000 में से 4950 माइनस कर दोगे, आपका आएगा 94050। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी सर, एंट्री बनेगी कैसे कि आपको कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 94050। कितना आपने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने से, 4950। और 2 में क्या आएगा, 2 में आएगा आपका सेल्स अकाउंट कितने से, 99,000। ठीक है, तो ये सारी हमारी वर्किंग थी, कैलकुलेट करते हैं बट रिकॉर्ड नहीं करते, ये वाला पार्ट जो हम कैलकुलेट भी करते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं। अब आप ऑप्शन में ढूंढ लो, तो A2 सेल्स, B2 सेल्स, डेबिट बी क्रेडिट सेल्स, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, पार्टी का नाम तो आना ही नहीं है, पैसा मिल गया, बात खत्म। तो ये सारी एंट्री तो आपको पटांग दिख रही है। डी जो है वो एंट्री देखो जरा, कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर रहे हैं और सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं, तो कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तो ये एंट्री आपकी परफेक्ट मैच है। अमाउंट देख लेते हैं, 94050, 94050, 4950 और ये है 99,000। इसमें ध्यान देना, ये जो 7 लग गया ये गलती से सब पे लग गया है, दिस इज अगेन अ मिसप्रिंट, आप इसको डिलीट कर ले, मैं इसको फाइनल बुक में से उड़ा दूंगा। ठीक है, दिस 7 इज एक्स्ट्रा, दिस 7 इज एक्स्ट्रा, ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, ये प्रिंटिंग में आपकी कुछ गलत से टाइपो एरर टाइप का कुछ हो गया है यहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड एज, मशीन इंस्टॉल करने के लिए जब आप कोई वेजेस पे करते हो तो उसको रिकॉर्ड कैसे करते हो, तो हमने देखा है क्या कि ऐसे के केस में हम मशीनरी अकाउंट में ही उसको क्या कर देते हैं, डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। 2 आपने वेजेस की पेमेंट करी है तो ये खर्चा है, तो हमेशा ये किसमें आएगा, कैश अकाउंट में आएगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लो इसके अंदर से मशीनरी वेजेस हो ही नहीं सकता, कैश वेजेस हो ही नहीं सकता, मशीनरी कैश, ये ठीक है, वेजेस और कैश नहीं होगा। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो खर्चा होता है मशीनरी में जुड़ता है, और कोई भी खर्चे की एंट्री क्या होती है, खर्चा टू बैंक, बट ये मशीनरी पे लग रहा है इसलिए मशीनरी टू बैंक, कैश में किया है तो मशीनरी टू कैश। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। कुछ नहीं पता होता तो हम कैश ही मान के चलते हैं, बैंक नहीं मानते हैं, अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन में वो बता रखा हो कि बैंक से ट्रांजेक्शन करना है। नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 12,000 पेड फॉर 1 ईयर ऑन 1 अगस्त 2019, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑन 31 मार्च 2020 विल बी, मतलब कि 12,000 रुपए का आपने प्रीमियम जो है वो पे किया है 1 अगस्त 2019 को। अब आपको यहां पे ध्यान क्या देना है, एग्जाम का सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, आपका जो साल शुरू होता है वो शुरू होता है 1/4/2019, सवाल के हिसाब से बात कर रहे हैं, अप्रैल में शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है 31 मार्च 2020। अब आपने इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 1 साल का पे किया है, 1 साल का है, और एक कब पे किया है, 1 अगस्त 2019 पे, तो यहां कहीं बीच में आया होगा ये 1 अगस्त 2019। अब 1 अगस्त 2019 में जब आपने पे किया तो आपने ये कितने महीने का पे किया, तो आप देखो कि आपने 1 साल का मतलब 12 महीने का पे कर दिया, तो आपने ये अगले साल के आपने जुलाई तक का पे कर दिया, अगले साल के 31 जुलाई तक का, इसके बाद जाके जो 31 जुलाई आएगी ना यहाँ पे 31 जुलाई 20 आपने वहां तक का पे कर दिया, क्योंकि आपने 1 साल का पे किया और यहां से लेके यहां तक जो है वो 1 साल कंप्लीट होगा। ठीक है, अब जो हमें अकाउंटिंग करनी होती है वो 1 साल की करनी होती है, जो कि हमेशा अप्रैल से शुरू होकर मार्च में ही खत्म होता है।
ऐसा नहीं कि अगस्त से शुरू और जुलाई में खत्म हो। ठीक है सर, तो जब आपने कोई इंश्योरेंस 12,000 का पे किया एक साल का, मतलब 12 महीने का, तो एक महीने का 1,000 रुपए। अब आप यहां से लेके यहां तक जब मंथ काउंट करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये कितने महीने, ये है आपके 8 महीने, और जो इसके बाद का पीरियड है वो कितने महीने है, वो 4 महीने है। कुल मिला के आपने 12 महीने का पे किया था। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च 2020 तक में जो आपके खर्चे होने थे वो होने थे सिर्फ 8 महीने के, मतलब कितना आता आपका 8,000 रुपए, क्योंकि 12,000 रुपए 12 महीने का, तो एक महीने का 1,000 रुपए, तो 8 महीने का 8,000 रुपए। और जो 4 महीने का है ये 4,000 रुपए, ये आपने अगले साल का है जो कि अभी पे कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, वो इंश्योरेंस जो कि इस साल में एक्सपायर ही नहीं होगा, 31 मार्च 2020 में वो एक्सपायर ही नहीं होगा, वो अगले साल तक चालू रहेगा, चलता रहेगा। ये कितने अमाउंट का ऐसा है, तो ऐसा है हमारा 4 महीने का, जिसका अमाउंट आएगा कितना, 4,000 रुपए। तो आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट है ये। इसके अंदर हमने सारे एमसीक्यू वो वाले देखे जो कि हाईली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमने अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की भी कैलकुलेशन इस तरीके से देख ली है। कोई भी खर्चा जो हम एक साल का पे करते हैं और वो साल के आगे तक जाता है, मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर के आगे तक जाता है, तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम बोलते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो कोई भी खर्चा हो। नाउ लास्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन है, परचेज गुड्स, लिस्ट प्राइस था 80,000 रुपए, एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, 25% ऑफ अमाउंट पेड इमीडिएटली, द अमाउंट पोस्टेड टू कैश अकाउंट विल बी। आपसे मोटे मोटे तौर पे कैश की कैलकुलेशन करने के लिए आपसे कह रहा है, और पूरा कैश आपको नहीं मिला है। तो ऐसी कैलकुलेशन हमने ऑल्दो पीछे बहुत बार कर ली है, बट क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है वो भी दिल्ली 2021 के अंदर, तो एक बार फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, 80,000 रुपए का लिस्ट प्राइस है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, 8,000 रुपए, वैल्यू कितनी बची, 72,000 रुपए। 2% का कैश डिस्काउंट है, सर माइनस कर दो। नहीं 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 नहीं, माइनस नहीं करना। क्यों, क्योंकि सवाल में भी लिखा है कि पैसा मिला कितना है, सिर्फ और सिर्फ 25%, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जितना कैश मिला है कैश डिस्काउंट उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 72,000 का 25% निकालोगे कितना आएगा, 18,000 रुपए। इस 18,000 के ऊपर आपको डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट किसके ऊपर नहीं देना, आपको इस 54,000 के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं देना है, विच इज 75%। ये क्या है आपका 25%, और ये क्या है आपका 75%। इस 25% में डिस्काउंट देंगे, इस 75% में डिस्काउंट हम नहीं देंगे। ठीक है सर, कितना डिस्काउंट देंगे, तो इस 18,000 में से उसको 2% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 18,000 का आप 2% निकालोगे कितना आएगा, 360 रुपए। अब 360 रुपए का अगर आप डिस्काउंट दोगे तो आपको कैश कितना रिसीव होगा, तो 18,000 में से 360 आप माइनस कर दोगे, कितना आएगा, यह आएगा 17,640। जितना आपको कैश मिलेगा इतना आपने डिस्काउंट दे दिया, और इतना पैसा आपको भविष्य में मिलेगा, और ये आपकी सेल थी। इतना जो पार्ट है ये इररेलेवेंट होता है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन में आता है, रिकॉर्डिंग में नहीं आता। आपसे पूछ रहा था कि बताओ कैश अकाउंट में कितना पोस्ट करना है, 17,640। 17,640 आपका ये वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, कभी बार जल्दबाजी में हम ना इस 460 पे भी टिक लगा सकते हैं, क्योंकि काफी सिमिलर सा है और आंखों का धोखा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सारे अमाउंट यहां पे सिमिलर दिए हुए हैं, सारे अमाउंट सिमिलर दिए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल जल्दबाजी ना करते हुए ध्यानपूर्वक अपने आंसर को ही सेलेक्ट करना है, किसी और को सेलेक्ट नहीं करना। 17640 इज दी करेक्ट आंसर। अगर इसकी मैं आपको जनरल एंट्री बनाने बोलूं तो सर वो तो हम बना लेंगे, आपने इतने तमीज से सिखाया, जनरल एंट्री बनाने में क्या ही बात है। चलो जी बना के दिखाओ। कैसे बोलेंगे सर ऐसे केस में, जब हम सेल करते हैं, यहाँ पे सर सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज किया जा रहा है, तो आपको परचेज की एंट्री करनी है। तो आपके पास सामान आएगा यहाँ पे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या हो रहा है सर, कुछ कैश जा रहा है। और क्या हो रहा है, क्या कैश ही जा रहा है या कुछ कम कैश जा रहा है, बिल्कुल सर कम कैश जा रहा है, अपने को डिस्काउंट यहां पे रिसीव हुआ है, तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। और कुछ पैसा ऐसा है जो कि अभी हमने नहीं दिया, जो हमें भविष्य में देना पड़ेगा। क्या नाम पता है, नाम पता है, नाम पता है, नहीं सर नाम तो नहीं पता, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे क्रेडिटर्स। ठीक है सर, अमाउंट की बात करें, टोटल सेल कितने की थी, 72,000, तो आपके लिए परचेज कितने का होगा, 72,000। आपने गुड्स जो परचेज किया था वो कितने का किया था, 72,000 का। कैश देने की बात कितनी आई, तो कैलकुलेशन में हमने देखा 17,640 रुपए अपने को देने पड़ रहे हैं, 360 रुपए का अपने को डिस्काउंट मिल रहा है। इसका टोटल कितना है, 18,000 रुपए। और जो बाकी बचा वो 54,000 रुपए है, वो हमने आज नहीं दिया, वो हम भविष्य में देंगे। तो 54,000 आपका यहाँ पे
आ जाएगा क्रेडिटर के अंदर। तो ये आपकी हो गई जनरल एंट्री, ये हो गई आपकी कैलकुलेशन, और इस तरीके से आपका निकल गया आपके एमसीक्यू का जवाब। आई डोंट थिंक सो कोई भी दिक्कत आ रही है, और हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं। अगर आप ये सारी बातें अच्छे से सुन रहे हैं और आपके समझ में आ रहा है तो मुझ तक इस बात को पहुंचाएं, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों के लिए जो मेहनत की गई है वो सकारात्मक थी, वो आप तक अच्छे से कन्वे हो रही है। चलिए जी, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाकी और पार्ट्स के और बाकी और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे उसके अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही।